हेलो एंड वेलकम टू द रियल एस्टेट शो। बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और लेकर हाजिर हैं यह आपका मनपसंद शो, जहां पर रियल एस्टेट की काफ़ी सारी बातें हम पिछले कुछ हफ्तों से लगातार करते आ रहे हैं और इनफैक्ट आपको हमारी ये बातचीत पसंद भी आ रही। सो जो भी आप सोशल मीडिया पे कमेंट्स करते हैं हम तक पहुंचते हैं, थैंक यू वेरी मच कि आप यहाँ की बातचीत को पसंद कर रहे हैं। और इसीलिए हमारी कोशिश होती है कि हफ्ते दर हफ्ते हम आपको रियल एस्टेट का कुछ ऐसा फैक्टर या कोई ऐसी चीज़ लेकर आएँ जो रूटीन से थोड़ी सी अलग हो, जहाँ बात करने में थोड़ा मज़ा आए, आपको भी कुछ नया जानने सीखने और देखने को मिले और बात भी हो जाए रियल एस्टेट पे। तो इस बार बात निकली है कुछ खबरों से और खबर आई है मुंबई से कि देश का सबसे बड़ा रियल एस्टेट सौदा, देश की सबसे बड़ी रियल एस्टेट डील या सबसे महंगी रियल एस्टेट डील यहाँ हुई है और उसने खबरें बना दी हैं। बहुत बातें हो रही हैं उसके इर्द गिर्द, तो हमने सोचा क्यों ना इस बहाने हम भी जरा टटोले देश के रियल एस्टेट मार्केट को कि भाई हो क्या रहा है। तो मुंबई के वर्ली में ये प्रॉपर्टी है, नमन जाना साहब इसका नाम है और ये जो डील हुई है ये हुई है, अच्छा, लीना गांधी तिवारी, ये यूएसवी फार्मा की चेयरपर्सन है और इन्होंने जो डील क्लॉक की है वो है 703 करोड़ रुपए तो कुल इसका अमाउंट है। लेकिन जो रेट आया है, जिसने रिकॉर्ड बनाया है, जिसने खबरें और सुर्खियां बनाई हैं, 22,000 स्क्वायर फीट से ज्यादा की ये प्रॉपर्टी एक ड्यूप्ले है, 2,83,000 रुपए पर स्क्वायर फीट। अब तक हिंदुस्तान में बिकी किसी भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का ये सबसे ज्यादा पर स्क्वायर फीट भाव है। और इस पर सोशल मीडिया ले लीजिए, रूटीन मीडिया ले लीजिए, क्या अखबार क्या टीवी, सब जगह ये मामला छाया हुआ है। तो अब इसके मायने क्या है? क्या ये हमारे देश के रियल एस्टेट सेक्टर का नया बेंचमार्क है या एक वन ऑफ डील है? कैसे समझेंगे इसको? अल्ट्रा लग्जरी, उबर लग्जरी, क्या कहेंगे इसे? भाई ये तो पैसा, एक बहुत बड़ा पैसा है। इनफैक्ट जिस कैटेगरी में खरीदा गया है वो भी एक डिफरेंट कैटेगरी है, बट रियल एस्टेट सेक्टर के लिए इसके क्या मायने, तो चलिए आज समझने की कोशिश होगी। और उसके लिए तीन खास मेहमान आज हमारे साथ जुड़े हैं इन स्टूडियो। मेरे साथ गुलाम जिया साहब, सीनियर एडी नाइट फ्रैंक इंडिया। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। साथ में है निरंजन हीरानंदानी, चेयरमैन हीरानंदानी ग्रुप और लग्जरी प्रॉपर्टीज के इंडिया आइकन। और साथ में है अनुज पुरी साहब, चेयरमैन एनारॉक, एंड ही ऑलवेज रॉक्स विद हिज व्यूज। और कोई भी देश की डील हो उस पर उनकी नजर होती है और एक गहरा तजुर्बा उनके पास है। तो आज हम सबसे पूछेंगे कि इसका मतलब क्या। अच्छा, शुरुआत में ऐसे करूंगा, छोटे छोटे एक दो लाइन के आपके आंसर। मेरा एक सवाल है जो लगातार मेरे मन में घूम रहा है और कई लोगों ने मुझसे भी पूछा कि क्या ये एक वन ऑफ डील है, मतलब जस्ट एक फ्लैगशिप डील हो गई, इसको हम पूरे रियल एस्टेट सेक्टर का एक रिफ्लेक्शन मानेंगे उसको, या इसको एक सिंगल डील की तरह देखेंगे? गुलाम साहब आप, दिस इज वन ऑफ डील या फिर ये कुछ कहानी कह रही है? मैं इसे वन ऑफ डील इसलिए नहीं समझता क्योंकि जहां पर ये डील हुई है उसके काफ़ी पड़ोस में, शायद 100-200 मीटर दूर ही, रियल एस्टेट डेवलपर लोढ़ा का एक दूसरा प्रोजेक्ट है जहां पर 2 लाख रुपए से ज़्यादा स्क्वायर फीट पे डेवलपर माल बेच रहे हैं, जो बिल्डिंग मेरा ख्याल है और 3 साल लेगी मुकम्मल होने में। ये जाना तकरीबन तैयार है। तो मेरी मुझे ये लगता है कि ये कोई वन ऑफ डील नहीं है। ये सपोर्ट कर रहा है, ये स्ट्रेंथन कर रहा है इस आर्ग्यूमेंट को कि वर्ली सी फेस आज भारत का सबसे बेहतरीन लोकेशन के तौर पर उभरा है और फ्यूचर वर्ली सी फेस को बिलोंग करता है। ये जब गुलाम साहब आंसर दे रहे हैं तो उसमें वजन आ रहा है कि एक्साइटमेंट मैं देख सकता हूँ, मेरे सामने बैठे हैं तो उनकी आंखों की चमक भी मैं देख सकता हूँ, क्यों ना हो, क्योंकि रियल एस्टेट से जुड़े हैं तो वो बात आएगी। अनुज साहब, दिस इज वन ऑफ, या फिर आप भी गुलाम साहब को एग्री करेंगे? तो पहले तो बहुत बहुत अच्छा लगता है विपिन आपके शो पे आने के लिए, तो धन्यवाद, आपने बुलाया। सेकंड, मेरा थोड़ा स्लाइटली डिफरेंट व्यू है गुलाम से। मेरे को ऐसे लगता है कि ये एक्सेप्शनल डील है। एक्सेप्शनल डील दो तीन मायने से है। पहले बॉम्बे इटसेल्फ इज ए एक्सेप्शनल सिटी जहां तक लग्जरी का हिसाब है, बिकॉज अगर आप बाकी सिटीज में देखेंगे, सिवाय एनसीआर में जहां पे डीएलएफ है, उसके अलावा और कहीं पे ऐसा लग्जरी करके कोई रियल एस्टेट नहीं है। सेकंड इज, जो वर्ली सी फेस है वो एक एक्सेप्शनल लोकेशन है, एक्सेप्शनल माइक्रो मार्केट है, अनइंटरप्टेड सी व्यू है इसका, एंड ऐसी जगह आपको बॉम्बे में मिलनी बहुत मुश्किल है। तीसरा, ये वाली जो बिल्डिंग है इसका ये लास्ट अपार्टमेंट है जो इस प्राइस पे गया है। इसके जो अर्लियर अपार्टमेंट्स हैं वो इस प्राइस पे नहीं गए हैं। सो मुझे ऐसा मानने में लगता है कि ये एक एक्सेप्शनल डील है in an exceptional micro market, in an exceptional city. So as a result of which, I don't think कि ये extrapolate करके इसको आप पूरे रियल एस्टेट, भारत के रियल एस्टेट के ऊपर इसको अप्लाई कर सकते हैं।
जी, मुझे लग रहा था कि थोड़ा एंटिसिपेशन था, जैसे एक बैट्समैन को बॉल खेलने के पहले होता है कि एक यॉर्कर आ सकती है, एक बाउंसर आ सकता है, एक फुल टॉस भी आ सकता है, तो दो अलग अलग गेंदें मेरे पास आ गई और इसीलिए निरंजन सर मैंने फाइनल बॉल आपके लिए बचा के रखी थी। आप क्या करेंगे, क्या गूगल ही कर देंगे? व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज दिस, ये क्या वन ऑफ है, एक्सेप्शनल है या एक ट्रेंड सेटर है? ट्रेंड सेटर है, क्योंकि एक इंडिकेशन होता है कि जो टॉप एंड की मार्केट होती है ना, उसमें एक्सेप्शनल माल हर लोग चाहते हैं कि हम वो एक्सेप्शनल एक स्पेशल बनाएं। आप वली सी फेस बताते हैं, लोगों को मलाबार हिल ज्यादा पसंद है, किसको बांद्रा सी फेस ज्यादा पसंद है, किसको बांद्रा रिक्लेमेशन ज्यादा पसंद है। तो मेरे अंदाज से ये एक ट्रेंड बन गया है, लेकिन वो ट्रांजैक्शन एक्सेप्शनल है, क्योंकि इतनी कोई फ्लैट की मायना हो वो मैं भी अंदाज नहीं रख सकता था। सो एक ट्रेंड जो है वो तो बन ही गया है, वो इंडिकेशन कर रहा है कि लोग आज ज्यादा पैसे उनके पास है, अमीर हो रहे हैं, और एक्सेप्शनल कोई माल बना के दें इस मार्केट को तो वो पैसे दे के खरीदने को तैयार है। 10 साल पहले ऐसे कोई मायने नहीं रखता था कि इतने उनके पास इतने पैसे भी हो तो उतना खर्चा घर के लिए या पेंट हाउस के लिए खर्चा करे। लेकिन अभी ये एक ट्रेंड बन जाएगा कि लोग चाहेंगे कि पेंट हाउसेस जो है एक्सेप्शनल बिल्डिंग की, उसकी एक अलग वैल्यू बन जाएगी। और जैसे अभी बताया गया कि हम वो लास्ट फ्लैट होगा, पेंट हाउस होगा, एक स्पेशल व्यू होगी, तो उसमें एक स्पेशल रेट हो सकता है। वो राइट, अच्छा थोड़ा लिंक में कुछ इशू, हम दोबारा कनेक्ट करेंगे। गुलाम साहब, 2.83 लाख पर स्क्वायर फीट, और भी प्रॉपर्टीज मुंबई में आसपास, आपने एक जिक्र किया 2 लाख, लेकिन इतना ऊपर रेट, ये रेट कैसे आता है, कैसे तय होता है? ऑलमोस्ट 3 लाख रुपए पर स्क्वायर फीट पर ये पहुंच गया, कैसे कोई डिसाइड करता है इसको? इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो हिस्सा है इस प्राइस को आंकने का, वो है वैल्यू ऑफ लैंड, कि जहाँ पर आप ये मकान या इमारत तामीर कर रहे हो उस इलाके में लैंड की, ज़मीन की क्या भाव है, क्या दाम है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, मैं चाहे जो कर लूँ 20-25 हज़ार रुपये से ऊपर मेरा कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं जाएगा। तो अगर 2 लाख है तो बाकी क्या है? बाकी ये लैंड की वैल्यू है, उसमें जो प्रीमियम्स होते हैं जो गवर्नमेंट को दिए जाएंगे एक्स्ट्रा एफएसआई बनाने के लिए, वो सारी चीज़ें, चाहे वो टीडीआर कॉस्ट हो, प्रीमियम्स हो, वो सारी चीज़ें इकट्ठा होके जो लैंड को ताल्लुक़ रखने वाला जो 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 अकाउंट है, वहाँ पर मेरे हिसाब से आप ये लाख, सवा लाख से ऊपर तो सिर्फ लैंड की वैल्यू निकलेगी। उसके बाद फिर जब आप कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन के अलावा डेवलपर की प्रॉफिट की बात करें, तो जैसा अभी अनुज जी भी बता रहे थे कि इस बिल्डिंग में जो नीचे वाले जो अपार्टमेंट्स हैं वो कम भाव पे बिके हैं, ये इन्होंने एवरेज आउट करके इतना अच्छा दाम पाया है। लेकिन अगर उसके आसपास की दूसरी इमारतें, वर्ली सी फेस जैसा मैं कह रहा था, ये एक एक्सेप्शनल लोकेशन है, ये तो अनुज जी भी एक्सेप्ट कर चुके हैं, क्योंकि जो पुरानी जो अल्ट्रा रिच के जो प्रेफर्ड लोकेशंस थे उसके सामने वर्ली सी फेस का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, जो इंटरकनेक्ट वगैरह जो कोस्टल रोड के बने हैं, और यहाँ से नए एयरपोर्ट के लिए जो कनेक्टर बन रहा है वो भी एक एक्सेप्शनल प्रोजेक्ट है। सो लोकेशन सबसे खूबसूरत निकली है, और जो सबसे बड़ा गार्डन तैयार हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें मिला के यहाँ पर वैल्यू ऑफ लैंड सबसे ज़्यादा है। और उसको जब आप एनालाइज करोगे तो आप पाओगे कि 2 लाख, सवा 2 लाख। अब इसके सामने अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि गुड़गांव में, जहाँ पे वैल्यू ऑफ लैंड इतनी ज़्यादा नहीं है, वहाँ पर भी अगर लाख, सवा लाख, 1.5 लाख के मकान बिक रहे हैं, तो वहाँ पर और क्या नया है? ऑब्वियसली डेवलपर प्रीमियम भी है, लेकिन इसके अलावा लोकेशन, आउटस्टैंडिंग लोकेशन, और उसका वैल्यू इस दाम को ऊपर बढ़ाने में काफ़ी मदद करता है। अनुज साहब, एक सवाल मेरे मन में, और वो ये कि देखिए, ये तो एक डील हो गई जिसकी हम बात कर रहे हैं, लेकिन उदय कोटक साहब वाला इसी साल का 2025 का है, उसमें भी जो भाव गया 2.75 लाख पर स्क्वायर फीट। नीरज बजाज साहब जो जस्ट प्रीवियस ईयर वाला है, हालांकि वो लोकेशन थोड़ा बदला था, लेकिन वहाँ पर भी ऑलमोस्ट, खैर वो 1.5 लाख रुपए पर स्क्वायर फीट का था, लेकिन ये जो इतना 2 लाख, सवा 2 लाख, अब ऑलमोस्ट 3 लाख, ये अगर 2023 और से लेकर 25 तक देखें तो ऐसी कई डील्स हम मुंबई में, इधर वर्ली, वालकेश्वर, या ये जो पूरा साउथ मुंबई कह दें, यहाँ पे होते हुए देख रहे हैं। फिर इसको क्या माने कि अगेन ये एक एलीट क्लब की डील है, जैसा पहले तो मैंने कहा वन ऑफ, लेकिन अगर मैं इकट्ठा कर दूं, उदय साहब, नीरज साहब या मैम, अभी गांधी मैडम, ये सब किसी कंपनी के ओनर हैं या कुछ, मतलब एचएनआईज, अल्ट्रा एचएनआईज हैं, उस पेरीफेरी में इसको देखूं, कैसे समझूं? So Vipin,
अगर आप मेरे से एक थंब रूल मांगते हैं कि थंब रूल क्या होगा फॉर लग्जरी प्रॉपर्टीज इन बॉम्बे, तो मैं बोलूंगा आप 1,30,000 रुपया पर स्क्वायर फुट से 2 लाख रुपया पर स्क्वायर फुट। majority of the properties 80-90% ऑफ द लग्जरी प्रॉपर्टीज जो है ये इस रेंज के अंदर आएंगी। 2 लाख से ऊपर जो है वो 5-10% जो प्रॉपर्टीज हैं वो रह जाएंगी आपकी। अदरवाइज लार्जली अगर आप देखेंगे वर्ली में देखेंगे या मालाबार हिल या निपेंसी रोड पे आप देखेंगे तो इस रेंज के अंदर अगर बहुत अच्छा डेवलपर है, लोकेशन बहुत अच्छी है और जो प्रोजेक्ट है बहुत एडवांस्ड है, नियर कंप्लीशन है, तो मोर 2 लाख की तरफ होगी। और अगर लोकेशन थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज्ड है पर फिर भी इन डिमांड वाले एरियाज के अंदर है और जो कंस्ट्रक्शन है अर्ली स्टेज के अंदर है, तो दैट विल बी मोर लाइक 1,30,000। तो मेरे हिसाब से रेंज ये है। 2 लाख से ऊपर वाली जो है विपिन, मैं एक बार दोबारा बोलता हूँ कि वो एक्सेप्शनल हो जाती है। जैसे गुलाम ने भी बोला कि अगर आप देखेंगे तो मेजोरिटी जो है 2 लाख तक जा रही है। अगर वो लोढ़ा की भी आप प्रॉपर्टी देखते हैं वर्ली सी फेस पे या और भी जो आ रही हैं प्रॉपर्टीज, वहां पे आप देखेंगे तो अबाउट दैट रेंज रहेगी प्रॉपर्टी। ये कोई बहुत एक्सेप्शनल, जैसे निरंजन भाई ने बोला कि ये पेंट हाउस है, एंड मैंने बोला कि ये अगर लास्ट अपार्टमेंट है उस बिल्डिंग के अंदर, जैसे गुलाम ने बोला कि ये लोकेशन इतनी जबरदस्त बन गई है वर्ली सी फेस, तो 2 लाख से ऊपर वाला मैं फिर से रीट्रेट करूंगा, मेरे को लगता है कि एक्सेप्शनल है, ये नॉर्म नहीं है। बट 1,30,000 से 2 लाख तक का इस टाइम पे लग्जरी प्रॉपर्टी का नॉर्म बन चुका है। गुलाम साहब, तो अगर हम देखें 2000 मतलब पहले भी डील्स हुई, 2018 के भी फिगर हमारे पास है, लेकिन 2023, 24, 25 इसी दौरान रियल एस्टेट भी चला, एक जनरल लग्जरी रियल एस्टेट भी चला। लेकिन ये जो बिल्कुल हाई मतलब अल्ट्रा HNI वाला, या बिल्कुल ही जिसको मैं कौन सा टिकट साइज बोलूं, कोई टर्म हो तो मुझे बताइएगा इसके लिए, ये वाला भी ट्रेंड में है। क्या है कि इसी वक्त, इसी 2-3 साल के दरमियान ऐसा क्या हुआ है जब हमने इतनी बड़ी बड़ी डील्स, अब ये जो बड़े लोग ये डील करते हैं, ये क्या पर्पस होता है इसका? क्या ये उसमें रहने जा रहे हैं? क्या ये उनकी एक इन्वेस्टमेंट है? कोटक साहब ने पूरा बिल्डिंग ही जैसे खरीद लिया, क्या होता है इसके पीछे का गणित? इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो है कि ये सारे ही प्रॉपर्टीज़ सेल्फ यूज़ के लिए गए हैं, और उसका कारण बहुत सिंपल एक जुमले में बताने की कोशिश करूंगा कि अगर आपने 2 लाख रुपए स्क्वायर फीट का मकान ख़रीदा है तो आप ये उम्मीद नहीं करोगे कि अगले 5 या 10 साल में 4 लाख रुपए हो जाएगा, वो तो मुमकिन नहीं है। नहीं, ये सारे जो लोग हैं और जिस कैटेगरी के लोग हैं, इनके पास पहले भी तो बहुत ही अच्छा घर रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन एस्पिरेशंस, अब मान लें इंडिविजुअल केसेस पर ना जाते हुए अगर मैं ये कहूँ कि ये पहले 25-30 साल पहले के किसी मकान में रह रहे हैं, वहाँ से शिफ्ट होकर BKC के किसी बड़े मकान में गए हों, लेकिन BKC को भी उन्होंने अपनी उम्मीदों के मुताबिक नहीं पाया, तो उन्होंने सोचा अपना खुद का मकान बनाया जाए और लैंड ख़रीद के बनाया जाए। एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण, जहाँ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा था, वो यूँ है कि ये सारे लोग वो हैं जो आज से 25-30 साल पहले अपना ज़ाती बंगलो चाहते रहे होंगे। लेकिन आज मुंबई में दो बातें हैं। पहली चीज़ तो ज़ाती बंगलो बनाने के लिए लैंड पास फर्स्ट ऑफ ऑल अवेलेबल नहीं है। अगर आप कोटक फैमिली की बात करें, उन्होंने ये एक जो लैंड जिसका आप जिक्र कर रहे हो, उससे पहले उसके बगल वाला जो लैंड है वो तकरीबन 6 साल पहले ख़रीदा। उनको 6 साल की मशक्क़त के बाद एडजेसेंट दूसरा प्लॉट मिला है। तो अगर आप ये समझें कि इतनी तकलीफ़ों में अगर आपको प्लॉट मिल भी जाए, उसके बाद आप जो मकान बनाइएगा वो 3 या 4 मंजिला होगा। अगर जो बंगलो का कॉन्सेप्ट हम एजेस से देखते चले आ रहे हैं, पुरखों से हम समझते आ रहे हैं, वो बंगलो है। लेकिन उसी बंगलो में इसी जगह जिसकी हम बात कर रहे हैं, उससे थोड़ा और आगे जाके पिरामिल का एक लोकेशन है जहाँ पर उन्होंने इसी प्रकार का एक ज़ाती मकान, बंगलो तो नहीं कह सकते, लेकिन वो भी 4 ही 5 मंजिला है। अब जब आप मुंबई में हो ख़ास तौर से और मकान रियल एस्टेट सोच रहे हो, तो आपको हाई राइज बुलंदी पे होना बहुत ज़रूरी है। आप अपने करियर की, आपने अपने ज़िंदगी की बुलंदियों को छुआ है, आपका मकान भी उस बुलंदियों के मुताबिक होना, ये आपका स्टेटस सिंबल है। तो अगर आप अंबानीस का भी देख लें, ज़ाती मकान है लेकिन उसकी ऊंचाई देख लें। इसी प्रकार रेमंड्स का, सिंघानिया का ज़ाती मकान, ऊंचाई देख लें। तो आपके लिए अपना बंगलो जो आसमानों को छू रहा हो, वो बहुत आवश्यक है। तो अगर आप ये जो गांधी फैमिली की जो डील की बात कर रहे हैं, वो भी हाई राइज और पेंट हाउस है,
उस मकाम पर है। अगर उन्हीं को एडजेसेंट में कोई लोकेशन पे प्लॉट मिलता और वहाँ पर वो अपना बंगलो बना लेते और पाते कि अगले 5-10 साल बाद उसके सामने दूसरी इमारत आके इनका सारा व्यू छीन चुकी है, तो कैसा लगता। तो आज जो चीज़ इन सारे डील्स के पीछे है वो ये है कि कोई ऐसा मकान हो जो एक्सक्लूसिव हो, जो ट्रॉफी प्रॉपर्टी हो, जो बहुत ही ऊंचाइयों से मुंबई पर नज़र रखता हो। जैसा मैंने पहले कहा, आपने अपने करियर की ऊंचाइयों को छुआ है तो आपका मकान भी उन्हीं ऊंचाइयों के मुताबिक होना चाहिए। तो उसको लेते हुए आज बंगलो तो मुमकिन नहीं है, इसीलिए आपको हाई राइज जाना ज़रूरी है। और ये सारे ऐसी लोकेशंस हैं जहां पर हाई राइज बनेगा तो आप एक एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी के मालिक बनोगे। राइट। और आपने एक ट्रॉफी प्रॉपर्टी का जिक्र किया, टर्म मैं काफ़ी बार सुन चुका हूं, लेकिन समझना चाहूँगा, दर्शकों को भी समझाना चाहेंगे कि होता क्या, उसके लिए हम बाद में आते हैं। निरंजन जी शायद दोबारा जुड़ गए हमारे साथ। सर, ये जो वर्ली सी फेस है और ये प्रॉपर्टी मतलब जहां पर आपको सी फेस दिख रहा है, अब उसमें सिर्फ वर्ली ही क्यों, और भी इलाका है बॉम्बे के अंदर जहां सी फेसिंग चीज़ें हैं, आप जुहू में भी ऐसा हो सकता है, बट वर्ली ही इस सब में इतना उभर के क्यों आता। और आज भी क्या समुद्र के किनारे रहना, वो चाहे रिचेस्ट ऑफ द रिच हो या कोई भी और हो, वो एक बहुत बड़ा एम्बिशन कह लीजिए, सपना कह लीजिए, या टू द नेचर कनेक्ट कह लीजिए, आई डोंट नो, जो रहते हैं उन्हें ही समझ में आएगा। आपके लिहाज से ये क्या फिनोमेना है? ये एक फिनोमेना देखा देखी की बात होती है। जैसे आपने बताया, ट्रॉफी प्रॉपर्टी है, ट्रॉफी एरिया भी हो सकती है या ट्रॉफी कंपेनियन भी हो सकती है। आजू बाजू आसपास में अंबानी साहब रहते हों या और कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट वहां रहते हों उसके आसपास में, तो वो इलाका देखा जाएगा कि ये यहाँ लोग आइकॉनिक पीपल यहाँ रहते हैं। जैसे बांद्रा के कोई लोकेशंस है जहाँ शाहरुख साहब खान साहब रहते हैं या कोई भी ऐसे फेमस एक्टर अमिताभ बच्चन रहते हैं, तो वो ट्रॉफी एरिया गिना जाते हैं। तो उसके आसपास में कुछ भाव तो ज्यादा ही रहते हैं और रहेंगे भी। लेकिन जो आइकॉनिक आज की तारीख में फर्क जो आ गया है वो है कि लोग एक्सेप्ट करते हैं कि जो मकान में हम दूसरों के साथ रह सकते हैं, हम बंगलों में नहीं रहते हैं, उनके पास कैपेसिटी है कि आज बंगलो भी खरीदे, वो अपॉर्चुनिटी न मिलते वो स्काई स्क्रेपर में रहते हैं और उनको पसंद आया है। आज के तारीख में है कि मुंबई की जो एटमॉस्फेयर सोसाइटी के साथ रहने में वो भी एक्सेप्ट करते हैं, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उनकी कैपेसिटी है कि वो बंगलो ले लें। ये एक फर्क जरूर आ गया है और रहेगा भी, क्योंकि आज के तारीख में जो नए मकान बने हैं उनकी जो क्वालिटी है, उनकी जो आइकॉनिक एमिनिटीज हैं वो अलग है और लोग ज्यादा पसंद करते हैं। तो ओवर एंड अबव लोकेशन, आइकॉनिक एरिया जिसमें आसपास में अच्छे लोग रहते हैं, उसके उनके लायक लोग रहते हैं और उनके मकान में जो है वो आइकॉनिक गिना जाता है। ये तीन फर्क है। जी, नहीं, वेल एक्सप्लेन सर, कि क्या क्या सोच रहती होगी, क्या चलता होगा मन में। गुलाम साहब ने उसे एक्सप्लेन किया, आपने उसको आगे बढ़ाया। एक और चीज़, एक और ट्रेंड है जो दिखा है, और अनुज साहब वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए, अभी तो लीना गांधी तिवारी यूएसवी फार्मा 703 करोड़ रुपए की डील, इससे पहले सीमा सिंह अल्केम लेबोरेटरीज पिछले साल 185 करोड़ की डील, संजीव अग्रवाल अल्थेरा फार्मा 72 करोड़ की डील, जायडस फैमिली ट्रस्ट 200 करोड़ 2025 ओनली। ये फार्मा फ्रेटर्निटी से बहुत कुछ आ रहा है, कोई खास रीजन इसके पीछे? मैं कंटिन्यू करता हूं जहां से गुलाम ने और निरंजन भाई ने छोड़ा, एंड देन आई विल आंसर योर क्वेश्चन। आई थिंक 5-6 चीजें इसमें आ रही हैं, एंड सिर्फ फार्मा के लिए नहीं है, बाकी के लिए भी है। विपिन, इज क्यों एक्साइटमेंट हम देख रहे हैं लग्जरी में। सबसे पहले इकोनॉमी अच्छा कर रही है। सेकंड इज सेंटिमेंट इस टाइम पे काफी पॉजिटिव है। थर्ड, इनके जो रिस्पेक्टिव बिजनेसेस हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। फोर्थ, ये जैसे गुलाम ने भी बोला, कोविड के अंदर अच्छे घर थे पर पुरानी बिल्डिंग्स थी, उसकी एमेनिटीज नहीं थी बिल्डिंग में। वो क्लब जाते थे, विलिंगडन क्लब जाते थे, या ब्रीच कैंडी क्लब गए, या सीसीआई क्लब गए, जहां पे फैसिलिटीज यूज करते थे। कोविड के अंदर वो फैसिलिटीज बंद हो गई, अपनी बिल्डिंग में कोई फैसिलिटीज ही नहीं थी। तो इन्होंने देखा कि ये तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये जो न्यू बिल्डिंग्स हैं सिमिल्टेनियसली उस टाइम पे कंप्लीट होने लग गई। जैसे जैसे कंप्लीट हुई और इन्होंने बिल्डिंग्स खोली, डेवलपर्स ने, उन्होंने देखा क्या फैसिलिटीज हैं, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या ब्यूटीफुल गेटेड कम्युनिटी है, और इसके अंदर रहना बेटर रहेगा। सो समवेयर कोविड का वो एक माइंडसेट रहा।
लास्ट 2 पॉइंट और हम देख रहे हैं, स्टॉक मार्केट ने बहुत अच्छा किया, सो लॉट ऑफ पीपल कैश्ड आउट ऑन द स्टॉक मार्केट एंड बहुत सारी विभिन्न कंपनीज लिस्ट हुई। जैसे ही लिस्ट हुई तो जो ऑफर फॉर सेल से पैसा आया, अ पार्ट ऑफ इट हैज गॉन इनटू बाइंग लग्जरी प्रॉपर्टीज। तो एक ये पूरा माहौल बन गया, इकोनॉमी, सेंटिमेंट, कोविड के बाद जो आफ्टर इफेक्ट है, जो ये लग्जरी बिल्डिंग्स थी कंप्लीट हो गई, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर, इनकी फैसिलिटीज, जैसे निरंजन भाई ने बोला एमिनिटीज बहुत बढ़िया उभर के आई, लिस्ट हो गई कंपनी स्टॉक मार्केट के अंदर, इन्होंने अच्छा पैसा कैपिटल गेन बनाया, स्टार्टअप को पैसा मिला। तो एज अ रिजल्ट ऑफ इट ये सारे सेक्टर्स के अंदर, चाहे आप फाइनेंशियल सर्विसेज का सेक्टर देखो, चाहे आप फार्मास्यूटिकल का देखो, मैन्युफैक्चरिंग का देखो, या और कोई सर्विसेज का सेक्टर देखो, तो ये सारे मिलकर एक सेक्टर ने नहीं सिर्फ कमाया, सब सेक्टर्स के अक्रॉस द बोर्ड आया है, बिकॉज इकोनॉमी अक्रॉस द बोर्ड एंड स्टार्टअप एंड लिस्टिंग एंड कैपिटल गेन्स फ्रॉम द स्टॉक मार्केट सबके हाथ में आया। सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच ये हम वाइड स्प्रेड देख रहे हैं, ना कि स्पेसिफिक सेक्टर के लिए। जी के पास में लेके जाता हूँ निरंजन सर, और भी इकोनॉमी के दूसरे सेक्टर्स भी देखते हैं, नॉट ओनली रियल एस्टेट। सर जैसा अनुज सर ने कहा कि इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर इकोनॉमी, तो हम देख रहे हैं अपर स्ट्राटा, अल्ट्रा लग्जरी, ऊबर लग्जरी और एक नॉर्मल लग्जरी सेगमेंट भी 3 से 5 करोड़ 4 करोड़ ये सब, वहाँ पर अच्छे सेल्स हैं, रिकॉर्ड बन रहे हैं। एट द सेम टाइम अफोर्डेबल हाउसिंग या मिड लेवल हाउसिंग उतना अच्छा कंपैरेटिवली नंबर नहीं उसने जनरेट किया। क्या ये दिखा रहा है कि इकोनॉमी में अच्छा तो बहुत कुछ हो रहा है लेकिन उसका ज़्यादा फायदा अपर सेगमेंट को मिल रहा है, नीचे शायद उस तरह से पर्कुलेट नहीं हो रहा, या फिर वो थोड़ा ऐसा सेगमेंट है जहां पर इंटरेस्ट रेट और बहुत सारी दूसरी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, तो अब वो धीरे धीरे जब ईज आउट होना शुरू हो गया है तो वहां पर भी वो चीज़ आएंगी। एज एन इकोनॉमिस्ट आप इसे कैसे डिफाइन करेंगे? अब विपिन जी, दोनों बात सही है। पहली बात है कि जहां पैसे बन रहे हैं, इकोनॉमी अच्छी है, स्टॉक मार्केट अच्छे हैं, वेरियस सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी भी अच्छी चल रही है, ओवरऑल ग्रोथ भी हो रहा है, तो नेचुरली कमाई काफी रहती है और उसके कारण लोगों के पास ज्यादा पैसे हैं। दूसरी बात कि कोविड के बाद लोगों को घरों के बारे में ज्यादा ध्यान आने लगा। पहले क्या था कि हम घर में रहते हैं लेकिन ज्यादातर बाहर ही रहते हैं, घर में जाके सोने के लिए रहते हैं, अब रात को नींद कर लेते हैं और बहुत कम वहां ठहरते हैं। लेकिन कोविड में एक लोगों को रियलाइजेशन हुआ कि घर का मायने क्या है। तो मेरे अंदाज से जितने लोगों के पास पैसे हैं वो ये सोच रहे हैं कि घर अच्छे होने चाहिए, ज्यादा हमारे पास पैसे हैं तो हम उसको ज्यादा अच्छे, कुछ बड़े और भी जो फैसिलिटीज है हम उसके ऊपर खर्चा करने के लिए तैयार हो गए। तो ये बहुत बड़ी बात और फर्क आ गई। रही बात अफोर्डेबल हाउसिंग में, वहां विपिन जी बराबर बात की कि एक प्राइसिंग पॉइंट की बात रही, लेकिन जहां भी लोगों की कमाई कम हो रही है या कोई प्रॉब्लम्स आए कोई भी सेक्टर में, तो अफोर्डेबल हाउसिंग पहले हिट हो रहे। और पीएमएवाई स्कीम अगस्त 23 के बाद खत्म हो गई थी, तो इसलिए 1.5 साल हमारे पास पीएमएवाई की इंसेंटिव नहीं रही और ओवरऑल इंटरेस्ट रेट जो 6.5% थे कोविड के पहले, वो 8.5, 8.5, 8.7 तक पहुंच गए। तो जो अफोर्डेबल सेगमेंट में आ रहे थे उनको दोनों तरफ से तकलीफ आए। एक पीएमएवाई स्कीम पूरे हो गई और ब्याज भी ज्यादा रहा आरबीआई की जो रेट थी। अभी आरबीआई रेट कम कर रही है, एक अपेक्षा है कि और भी कम हो जाएगी और उसके हिसाब से और पीएमएवाई स्कीम शुरुआत हो गई है। तो ये दोनों मिलके मैं समझता हूं कि अगले साल में, अगले एक 2-3 साल के अंदर अफोर्डेबल हाउसिंग भी जोरदार से बढ़ोतरी होगी। लेकिन ओवरऑल जो हम रियल एस्टेट ग्रोथ देख रहे हैं कि हायर सेगमेंट ऑफ इकोनॉमी जो चल रही है, लग्जरी और हायर प्राइस हाउसिंग, उसकी ग्रोथ ज्यादा तेजी से हो रही है, विच मीन्स द इकोनॉमी इज डूइंग वेरी वेल एंड लोगों के पास ज्यादा पैसे आ रहे हैं और ये घर के लिए खर्चा करने के लिए तैयार हो गए। गुलाम साहब, आपने ट्रॉफी प्रॉपर्टी वाली बात की, निरंजन सर ने भी वर्ड यूज किया, टर्म यूज किया, हम चाहेंगे कि दर्शक भी समझें ट्रॉफी प्रॉपर्टी है क्या।
ये इसका अब तक कोई डेफिनेशन ऐसा तैयार नहीं हुआ है, लेकिन अगर मैं ये सवाल करूं कि ट्रॉफी किसे मिलती है, ट्रॉफी मिलती है पोडियम पोजीशन कहते हैं जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए उनके लिए। तो ट्रॉफी प्रॉपर्टी का सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है एक्सक्लूसिविटी। अभी अगर आप इसी जाना प्रॉपर्टी की बात कर लें जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं आज, वो 650-700 करोड़ वाली, वो यूनिक है क्योंकि ऐसी कोई और प्रॉपर्टी ना तो उस बिल्डिंग में है और ना कुछ उस लोकेशन में है। तो ट्रॉफी प्रॉपर्टी के लिए दो जो चेक बॉक्सेस हैं, पहले तो एक्सक्लूसिविटी जो यूनिक हो कि आप ऐसे, अगर आप इसके एवज उसके सामने अगर कोई ऐसी इमारत हो जहाँ पर 300 अपार्टमेंट बन रहे हों और इन 300 प्रॉपर्टीज़ को चाहे आप 100-100 करोड़ 200-200 करोड़ में बेचें, लेकिन फिर भी वो एक्सक्लूसिव नहीं है क्योंकि जब भी आप बेचने निकलोगे कम से कम 10-5 और उसी किस्म की प्रॉपर्टी उसी इमारत में मौजूद हैं जो बिकना चाहती हैं, तो वो ट्रॉफी एसेट नहीं हो सकते। तो ट्रॉफी एसेट अपने आप में वो होगा जो उसके बाद शायद 2 या 3 हो, 25-30 ना हो। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़, अगर ट्रॉफी एसेट की ही बात करें तो ऑब्वियसली ये सोसाइटी के उस सेक्टर को ही सूट करती है जिनके पास इस किस्म की वेल्थ है, जो ओवर लग्जरी UHNI जो सेक्टर है वहाँ पर ही वो इस तरह की आपको ट्रॉफी डील्स मिलेंगी। और उसके लिए ज़रूरी है कि उस किस्म की प्रॉपर्टी भी हो। जैसा मैंने कहा कि एक इमारत जिसमें 100-200 अपार्टमेंट्स हैं उनमें हम प्रॉपर्टी को एक्सक्लूसिव होना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर अंबानीज़ और सिंघानियाज़ या कोटक्स ऐसे इमारत बना रहे हैं जो उनकी खुद की ज़ाती हो या पिरामिल्स, तो उसके पीछे पर्पज़ यही है कि वो एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है जो उनकी है। और उसके लिए ज़रूरी है कि अगर आप ट्रॉफी प्रॉपर्टी की बात भी करें तो उसमें एक्सक्लूसिविटी का होना बहुत आवश्यक है, वरना इसे ट्रॉफी कहना मुमकिन नहीं है। ओके अनुज साहब, तो ये जो ट्रॉफी प्रॉपर्टी वाली बात है, क्या ये सिर्फ लिमिटेड टू मुंबई और वर्ली सी फेस रहेगी? रेस्ट ऑफ द इंडिया इतना बड़ा है, दिल्ली NCR है जहां ऐसे लोगों की कमी नहीं जो ये खरीदें, गुरुग्राम उसमें वन ऑफ द हॉटेस्ट मार्केट इस समय है ही, हैदराबाद है, बेंगलुरु है, और भी कई शहरों के नाम लिए जा सकते हैं, अहमदाबाद है फॉर दैट इंस्टेंस। क्या वहां पे भी ऐसा कोई फिनोमेना है जो आपको नजर आया? जैसे गुलाम ने बोला, ट्रॉफी प्रॉपर्टी आपको हर शहर में मिलेगी। ट्रॉफी बंगलो हो सकता है, ट्रॉफी लैंड हो सकती है, तो ऐसे ऐसा जरूरी नहीं है कि इट इज अ न्यू डेवलपमेंट। जैसे आपने विपिन बोला कि दिल्ली के अंदर ल्यूटन जोन के अंदर बंगलोज हैं जो 500 करोड़ 700 करोड़ रुपए का एक एक बंगलो बिकता है, अब वो भी ट्रॉफी प्रॉपर्टी है। जैसे गुलाम ने डेफिनेशन दी, जरूरी नहीं है कि ये न्यू प्रॉपर्टी हो, डेवलपर की प्रॉपर्टी हो, कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो बिल्कुल यूनिक है और उसकी बहुत ज्यादा संख्या नहीं है एंड उसकी अफोर्डेबिलिटी ऐसे है कि बहुत लिमिटेड पीपल के साथ रहे, तो हर शहर में आपको मिलेगी ट्रॉफी प्रॉपर्टी। बैंगलोर में, हैदराबाद में, पूना में, दिल्ली के अंदर, कैलकाटा के अंदर भी आपको, अलीपुर में बड़े बड़े बंगलोज जो है वो ट्रॉफी प्रॉपर्टी है। अगर आपका सवाल है कि लग्जरी प्रॉपर्टी, क्या जो फिनोमेना हम देख रहे हैं बॉम्बे के अंदर, ये और शहरों में भी देख रहे हैं, तो बहुत लिमिटेड है टू गुड़गांव, जहां पे हमने DLF का देखा, कैमेलिया बिका या और DLF की अदर प्रॉपर्टीज बिकी हैं, सो वहां पे देखा, और टू सम लिमिटेड एक्सटेंट हमने देखा है हैदराबाद एंड बैंगलोर के अंदर। बट बाकी सारे शहरों में ऐसे लग्जरी प्रॉपर्टी जो बॉम्बे में वॉल्यूम्स में बिक रही है और जो वैल्यू में बिक रही है, वो हमने बाकी शहरों में नहीं देखा। निरंजन साहब, तो 2.83 लाख पर स्क्वायर फीट ये एक लैंडमार्क है जो बन गया, या इसे अभी टूटना है और ऐसे और डील्स हमको आने वाले वक्त में सुनने को मिलेंगे? विपिन जी, कह नहीं सकते, पर मैं अपेक्षा रखता हूं कि काफी आपको प्रॉपर्टीज ऐसे मिलेंगे, क्योंकि एक बार किसी ने ट्रॉफी प्रॉपर्टीज क्रिएट की और उसके दाम मिल गए, तो फिर नेचुरली और भी डेवलपर्स को ये अपेक्षा रखेंगे कि और भी उन्होंने ट्रॉफी प्रॉपर्टीज बनाए। लेकिन हर एक ट्रॉफी प्रॉपर्टी कोई ट्रॉफी प्रॉपर्टी के भाव में बिक नहीं सकते, क्योंकि उनकी डिमांड जो होती है डिमांडिंग होती है। तो डिमांड और डिमांडिंग एक अलग बात है, क्योंकि क्लाइंट की डिमांडिंग बात होती है, क्योंकि वो एक अपेक्षा रखते हैं लोकेशन की, आसपास की फैसिलिटीज की, पेंट हाउस की, या कुछ भी और भी उनकी डिमांड हो सकती है, और काफी काफी डिमांड रहती है इंटरनल और एक्सटर्नल के लिए। तो मेरे अंदाज से
ये कंपटीशन में जरूर आ जाएंगे और देखेंगे आप कि और भी प्रॉपर्टीज बॉम्बे में ये भाव और शायद ये भाव से ज्यादा भी बिकेंगे, लेकिन इतने नहीं बिकेंगे। एक साल में बिक जाए तो भी मैं समझता हूं बहुत होगा। गुलाम साहब, एक वाकया हुआ जब मैं दफ्तर में आज एंटर हुआ तो एक सज्जन थे जो किसी और शो के लिए आए थे और मैं उन्हें चेन्नई कैटेगरी में रख सकता हूं, तो बात यही निकल पड़ी। तो वो थोड़े से तलखी में थे कि भाई नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये एक रेट आ गया तो मैं उसके बगल वाली बिल्डिंग में देखिए या उसे उससे 1 किलोमीटर देखिए, वहाँ तो 1 लाख 1.25 लाख में भी 2-4 नाम उन्होंने गिना दिए। तो जो जो निरंजन जी ने भी कहा कि ये ठीक है, ऐसा एक आध डील होते हुए नजर आ जाएगी, लेकिन आजू बाजू वर्ली सी फेस ही ले लीजिए, काफ़ी बड़ा है, और 2-4 किलोमीटर आगे पीछे होइए तो भी बड़े प्राइम इलाके हैं। तो क्या वहाँ पर एक नॉर्मल जो ठीक है 1 लाख 1.25 लाख 1.5 लाख वाला रेट चलता है वो चलेगा, बहुत हुआ 2 लाख, या फिर अब इस डील के बाद सब एस्केलेट करेंगे? नहीं, देखिए, जैसा निरंजन ने भी कहा, ये सब के इकट्ठा एस्केलेट होने का सवाल नहीं पैदा होता, क्योंकि हर प्रॉपर्टी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझ लेना ज़रूरी है कि रियल एस्टेट में हर हर प्रॉपर्टी यूनिक है, हर मकान यूनिक है। कोई दो मकान आपको बिल्कुल एक जैसे मिलना तकरीबन नामुमकिन है। तो अगर हम वर्ली की भी बात कर लें, वर्ली में अगर आप थोड़ा और पीछे चले जाएं, पोचखान वाला रोड चले जाएं और पीछे चले जाएं, वहाँ पर मुझे यकीन है आपको 50,000 रुपये स्क्वायर फीट के किसी पुराने इमारत में अब मकान भी मिल जाएगा। और ये रेंज अगर आप देखें, 50,000 से लेके हम 2.5-3 लाख की बात कर रहे हैं, और ये सब वर्ली है। तो ये समझ लेना कि केवल इस डील के कारण हर डील उसी रेट पर होगी, वो गलत है। लेकिन अगर इसी वर्ली सी फेस की बात की जाए, अगर इस वर्ली सी फेस पर आज भी कम से कम 2 बंगलो हैं, मेरा ख्याल है एक बंगलो तो शायद और ट्रांजैक्ट होने के करीब आ रहा है, और वो बिल्कुल जो कोटक साहब का बंगला है उसके एडजेसेंट वाला एक और प्लॉट है जो शायद अब बिकेगा, कुछ आते हुए वक्तों में दिखेगा बिकते हुए। इस तरह के लोकेशंस पर जो अब नई इमारतें बनेंगी, अब इस चीज़ की ये अलग बात है कि अगर कोई इंडिविजुअल अपना खुद का मकान बनाना चाहता है तो वो एक बार प्रॉपर्टी ख़रीद ली गई जैसे कोटक साहब की है, तो जो बनेगा उसकी वैल्यू आंकना अब नामुमकिन है, क्योंकि आप ना तो एंटीलिया की वैल्यू माप सकते हो, या ना ही आप सिंघानिया साहब के मकान की, ना पिरामल जनाब के मकान की वैल्यू आंक सकते हो। लेकिन जो बिल्डर बनाएगा उसमें वो एक उम्मीद करेगा कि एक एक्स अमाउंट पर बिके, और उस प्रॉपर्टी पर जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, अगर कल को इस तरह के हाई राइज बन रहे हैं तो मुझे यकीन है 3 लाख भी अचीव किया जा सकता है, क्योंकि आते वक्तों में जैसे वेल्थ क्रिएट हो रही है, डिमांड क्रिएट हो रहा है। जैसा भी थोड़ी देर पहले हमने कहा था, एक मेंटालिटी है कि अगर किसी और ने 2,80,000 का लिया है तो मुझे 3 लाख वाला मकान लेना है, बिकॉज आई वॉन्ट टू बी सीन एज बिलोंगिंग टू दैट कैटेगरी। तो ये जो एस्पिरेशन है ये तो बढ़ता रहेगा। और अगर उसके सामने अगर मैं ग्लोबल प्राइजेस की बात करूं और इंडियन इक्विवेलेंट की बात करूं, अगर आप आज लंदन में चले जाएं, लंदन में आपको 5 लाख रुपए इंडियन रुपीस के हिसाब से मकान खरीद लोगे, और वो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो अगर आज हम एस्पायर कर रहे हैं, इस मुल्क को हम देख रहे हैं तरक्की की राह पर जाता हुआ, टॉप 3rd इकोनॉमी या 4th इकोनॉमी है, तो हमारा रियल एस्टेट भी उसके मुताबिक आगे तो ज़रूर बढ़ेगा। अगर आज 2.25 है, 2.25 में शायद ये नहीं, लेकिन अगली कोई प्रॉपर्टी 4 में बिक सकती है, 4.5 भी बिक सकती है। तो मेरे लिए तो सिर्फ ये पहला पायदान है, आगे चल के रियल एस्टेट हमें और बहुत कुछ दिखाने वाला है। क्या बात है अनुज जी, इस पे आपकी राय भी बनेगी? तो मेरे हिसाब से भी ये बिल्कुल ठीक है कि आई थिंक ये एक स्टार्ट, एक बेंचमार्क बना हुआ है। इसके आपका प्रश्न है कि इसके ऊपर जाएगी, डेफिनेटली ऊपर जाएगी विपिन, बिकॉज जैसे जैसे टाइम जाता है बिल्डिंग्स और बेहतर बनती हैं, फैसिलिटीज और आती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर और आती है, लैंड की प्राइस और बढ़ती है, तो इट इज नॉट अनफोर्सिएबल कि ये वाला ब्रीच हुए। There will be one other extra property, outstanding property, again I use the word trophy property, जो इसको breach कर सकती है। पर आज की डेट पे आप देखेंगे तो आज की डेट पे मैं अगेन बोलता हूँ, जो नॉर्म चल रहा है प्राइस का, लग्जरी का 1,30,000 से 2 लाख रुपए का आज की डेट पे उस माइक्रो मार्केट के अंदर नॉर्म चल रहा है। बट आने वाले वक्तों में डेफिनेटली हम देख सकते हैं कि कोई और प्रॉपर्टी ये वाले भाव को 2,80,000 को ब्रीच कर पाएगी। निरंजन सर, तो बॉम्बे को दूर से बैठ के सभी लोग देखते होंगे, बहुत सारे हमारे मित्रगण जो दूसरे शहरों में हैं, आपकी फ्रेटर्निटी के हैं, वहाँ भले ही समुद्र ना हो, फॉर एग्जांपल अहमदाबाद, वहाँ रिवर फ्रंट है, वहाँ भी मैंने देखा काफ़ी सारा कुछ कामकाज हो रहा है। क्या वहाँ पर भी ये मन आता होगा कि हम भी कुछ ऐसा बना दें जो कम से कम अगर 3 लाख पर स्क्वायर फीट नहीं तो 1.5 लाख पर स्क्वायर फीट में तो बिक जाए? नहीं विपिन जी, ऐसे नहीं होता, क्योंकि वहां ट्रॉफी प्रॉपर्टीज जो रहते हैं ना, वो सब बंगलोज के रहते हैं,
वहाँ ओके। जमीन काफी है, 360 डिग्रीज में आपको जमीन, रिंग रोड के पास, उसके आगे पीछे काफी एरियाज हैं जहां लोग बड़े प्रॉपर्टीज खरीदते हैं और बंगलो खुद के बना लेते हैं। यहाँ मुंबई में एक अलग बात है, आपके पास बंगलो के लिए प्रॉपर्टीज 8-10 से ज्यादा ये ट्रॉफी लोकेशंस पर नहीं मिलते, इसलिए उनके तो अहमदाबाद जैसे शहर में आपको ये भाव नहीं मिल सकता। उनको प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी प्राइसेस बढ़ सकते हैं कुछ टॉप एंड एरियाज में, लेकिन इमारतें के और वो भाव नहीं बढ़ सकते क्योंकि जमीनें काफी हैं और भी बन सकते हैं। तो मेरे अंदाज से अहमदाबाद जैसे शहर या दूसरे जितने भी शहर हैं जहां जमीन बहुत है डेवलपमेंट करने के लिए, वहां ये भाव नहीं, ये चुटाई पर नहीं पहुंच सकते, इम्पॉसिबल। ओके गुलाम साहब, तो मतलब ये एक्सक्लूसिविटी सिर्फ और सिर्फ मुंबई के पास है बिकॉज ऑफ इट्स जोग्राफी, बिकॉज ऑफ द आई थिंक अल्ट्रा एचएनआईज लिविंग हियर, क्योंकि ये देश की आर्थिक राजधानी भी है। थोड़ा बहुत आप गुरुग्राम में एक आध कोई और ऐसी जोग्राफी देख ले, लेकिन जैसा निरंजन जी कह रहे हैं कि बाकी जगहों पे क्योंकि लैंड की अवेलेबिलिटी इतनी है तो फिर वहाँ ट्रॉफी का साइज कद सब कुछ बदल जाता है। मैं थोड़ा बहुत इनसे अपोजिट व्यू रखता हूँ, इत्तेफाक नहीं रखता निरंजन जी से, क्योंकि उसका कारण ये है कि अगर आज से 30 साल पहले मुंबई में ये सवाल उठता था तो शायद यही जवाब मुंबई के बारे में भी मिलना आवश्यक था। अगर बल्कि मुझे तो याद है कि आज से 30-35 साल पहले जब मैंने मेरा करियर शुरू किया था तो आपको पता है कि आईटी वाले 25 लाख से ऊपर के जो मकान बिकते थे उनके लिए स्पेशल आईटी अप्रूवल परमिशन लगती थी इनकम टैक्स से। तो ये वो जगह है मुंबई जहाँ पर 25 लाख रुपए के मकान के ऊपर अगर कोई ख़रीदता है तो उसका रिकॉर्ड रखा जाता था, उसका पूरा कच्चा चट्ठा खोला जाता था। और उसी मुंबई में आज 700 रुपए का मकान, 700 करोड़ का मकान बिक रहा है और आज हम उसके लिए आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि आज मुंबई जिस मकाम पर है शायद अहमदाबाद आज से 20-25 साल बाद उस मकाम पर पहुंचेगा, मुझे तो उम्मीद है। अगर आज हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, आपने पूछा समंदर, ठीक है, मुंबई में आप समंदर के लिए प्रीमियम देते हो, दिल्ली में आप अरावलीज के लिए प्रीमियम दे रहे हो। जो अरावली की खूबसूरतियां हैं, उसका जो पहाड़ों का जो हुस्न है, उसका वैल्यू, अगर आप आज डीएलएफ 1.5 लाख रुपए मकान बेच रहा है तो वो ब्रेथ टेकिंग व्यू ऑफ अरावलीज वहां से आपको दस्तयाब है। तो मेरे लिए तो, मुझे तो जो दिख रहा है कि आज से शायद 20-25 साल बाद अगर मुंबई 5 लाख का प्राइस लेगा तो अहमदाबाद 2 लाख क्यों नहीं लेगा, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। बस ये कि वेट एंड वॉच, वक्त बताएगा कि मुंबई, इंडिया, भारत उस मकाम तक पहुँचेगा जहाँ दुनिया के दूसरे ममालिक खड़े हैं। भारत क्यों नहीं पहुंच सकता? अगर भारत पहुंचेगा तो भारत के टॉप 8 शहर क्यों नहीं पहुंचते? ये सवाल मैं आपके दर्शकों के सामने जरूर रखना चाहूंगा। तो दर्शकों के सामने भी रख दिया और निरंजन जी भी सुन रहे थे, मुस्कुरा भी रहे थे। सर कुछ अगर आप रिप्लाई करना चाहें तो बिल्कुल बोल सकते हैं गुलाम साहब को। नहीं, समय दिखाएगा और 25 साल में मैं 100 इयर्स का क्रॉस करूंगा, तो इसलिए शायद गुलाम जी होंगे, मैं नहीं रहूंगा उस समय। नहीं, हम चाहेंगे आप भी रहे, आपका आशीर्वाद भी रहे सर। वो तो एक है कि आपकी ब्लेसिंग्स हमेशा रहे हमारे ऊपर। आप सबसे वरिष्ठ हैं इस पैनल में भी और हम सबके भी बीच में। एक सवाल अनुज जी मैं आपसे पूछना चाह रहा था, वो ये कि क्या इस तरह की डील्स, क्या इस तरह के भाव अननेसेसरी हमारा जो ओवरऑल रियल एस्टेट है उस पर कोई प्रेशर तो नहीं क्रिएट कर देती? आई डोंट थिंक सो विपिन। जो डेवलपर्स हैं वो सुलझे हुए हैं, समझदार हैं, वो समझते हैं कि ये एक एक्सेप्शनल डील है, ये नॉर्म नहीं बन सकता। जो होम बायर है वो भी समझता है कि ये एक एक्सेप्शनल चीज है। ये जैसे एक हीरा है, अभी आप बोले कि ये हीरा जो है वो इतना महंगा बिका तो दुनिया के सारे हीरे या इंडिया के अंदर जितने भी हीरे हैं वो उस दाम के हो जाएं, उस वैल्यू के हो जाएं। तो जो स्टेक होल्डर्स हैं वो इस बात को समझते हैं कि ये कोई एक एक्सेप्शनल डील है, ये हमारा नॉर्म नहीं बन सकती। तो मेरे को ऐसा नहीं लगता कि पूरी जो इंडस्ट्री है वो सोचने लग जाएगी कि अभी 2.5-3 लाख रुपया पर स्क्वायर फुट की लग्जरी प्रॉपर्टीज बिकेंगी, जिसका अनसोल्ड लग्जरी का माल बचा हुआ है वो एकदम प्राइस ऊपर कर देगा। ऐसे नहीं होगा। अगर वो कर भी देगा ना विपिन, तो वो बिकेगा ही नहीं, बिकॉज जो होम बायर है वो समझता है कि कोई एक एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी बिकी है, वो एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी का जो दाम है वो अब नॉर्म नहीं बन सकता। सो आई डोंट थिंक ये कोई इम्पैक्ट आने वाला है ऑन दी ओवरऑल रियल एस्टेट सिनेरियो ऑफ बॉम्बे और इंडिया।
निरंजन सर, ऐसे में आपकी राय बड़ी महत्वपूर्ण हो जाएगी। अपार्ट फ्रॉम डेवलपर आप नेरेडको के चेयरमैन भी हैं, कि जो माइंडसेट जिसकी बात कर रहे हैं, नाउ डेवलपर्स को पता है अच्छी तरीके से कि किस भाव पर मेरी प्रॉपर्टी बिकेगी, किस जगह पे मुझे कितना लेना है, इन्वेंट्री को ज़बरदस्ती होल्ड करके नहीं रखना है और एक साइकिल को बनाए रखना है। तो जो अनुज कह रहे हैं वो है, ये अपनी जगह है, ये बड़ी डील्स और सब कुछ, लेकिन जो रेस्ट ऑफ द रियल स्टेट है, जो यूजुअल रियल स्टेट है, वो अपने पेस पे चलेगा। ऐसा नहीं कि वहां पर भी भाव इधर उधर भाग जाएंगे। विपिन जी, कोई बिल्डर को नशा आ जाए ना, तो वो एक दिन वो नशा उतरता भी है। तो इसलिए हम नहीं कह सकते हैं कि ये नशे में कोई पूरी मार्केट ऐसे समझे कि भाई वो वहां उस लेवल पर वो बेच सकेंगे या उसके लिए वेट करेंगे। तो मैं समझता हूं कि उनकी नासमझ है। तो मेरे अंदाज से ये रियलिटी सेक्टर है, वो लोग रियल वैल्यू नहीं समझे तो रियलिटी उनको नीचे खींच के लेके ही आती है। तो इसलिए ये बैलेंस मैकेनिज्म चलेगा, ऊंचाई पर भी जाएगी, गिरावट भी होगी, तेजी आती है तो मंदी भी आती है, इंटरेस्ट रेट ऊपर जाते हैं तो अभी नीचे भी आ जाएगी। तो मेरे अंदाज से ये सब रियलिटी लोगों को समझना चाहिए और रियल बेसिस के हिसाब से उनको धंधा करना चाहिए। बट ट्रॉफी प्रॉपर्टीज आने वाली है, एक्सेप्शनल है और होंगे, उसके लिए भी आप तैयारी रखिए। नहीं तो अपने को न्यूज भी बनता नहीं है ना, साधारण भाव चले तो फिर हम न्यूज और उसके बारे में कैसे बात करें। तो मेरे अंदाज से दोनों बातें रहेंगी। रियल सेक्टर को अंदाज रखना चाहिए कि ये एक्सेप्शनल डील है और उस हिसाब से उनको रियल एस्टेट बिजनेस करना है। लेकिन एक्सेप्शनल जो हो वो हमें दिखाना है और अच्छा लगता है कि लोगों को ये भाव भी देने में उनके पास ताकत है कि एक अपार्टमेंट भी ये भाव में ले सकते हैं। मैं अभी आप लोगों से बातचीत चल रही थी तो मन में सवाल सोच रहा था कि ये शो जब लोग देख रहे हैं तो क्या कोई एक अल्ट्रा एचएनआई ये सोच रहा होगा कि अरे वाह, 1 घंटे की बातचीत हो रही है, फोटो चल रहा है, ग्राफिक्स आ रहे हैं, दिखाया जा रहा है विजुअल, तो अभी मैं बनाता हूँ, नेक्स्ट टाइम आई विल बी देयर ऑन द शो, मेरी बात करेंगे ये लोग। क्या ऐसा हो सकता है? क्या वो एक चीज़ हुई। गुलाम साहब, जैसे ट्रॉफी हर किसी के लिए होती है, क्योंकि एस्पिरेशन तो एक किसी भी व्यक्ति की आखिरी चीज़ है, हर व्यक्ति के अंदर मौजूद होगा। तो जैसे एक पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए आपने कहा कि तो एक मिडिल क्लास का पर्सन भी सोच सकता है कि मेरे लिए ये ट्रॉफी प्रॉपर्टी है, अब मैं तो वो जो साइकिल है वो रियल स्टेट में भी रिफ्लेक्ट होगी कि मुझे इस घर से अब थोड़ा और बेहतर, जिस जो आपने फिनोमेना की बात की और कोविड वाली बात हम सब लोग करते हैं कि वो एकदम जग गया अंदर से और हर किसी को अब थोड़ा बेहतर घर चाहिए, तो वो सबको अपनी अपनी ट्रॉफीज चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और इस पर सबसे पहले मैं निरंजन जी का एग्जाम्पल देना चाहूँगा। ये शायद भारत के पहले डेवलपर हैं जिन्होंने 5 बेडरूम किचन अपार्टमेंट्स बनाने शुरू किए थे पवाई में। और उसके बाद दूसरी एग्जाम्पल मैं लेना चाहूँगा जो डोंबिवली में लोढ़ा ने तैयार किया है, जहाँ पे रो हाउसेज और बंगलोज, ये वो लोकेशन, चाहे वो पवाई हो या डोंबिवली हो, निरंजन जी के जाने से पहले पवाई और लोढ़ा के जाने से पहले डोंबिवली बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास के लोकेशंस हुआ करती थी। इन डेवलपर्स के विजन ने इन लोकेशंस को तब्दील किया और उस तब्दीली के साथ वो ट्रॉफी कॉन्सेप्ट भी आया, जहां पर निरंजन जी ने पवाई में हर तरह के मकान बनाए, अफोर्डेबल से लेके सुपर लग्जरी तक। पर वहां पर लोगों में जो एस्पिरेशन था वो 5 बेडरूम हॉल किचन का अपार्टमेंट पवाई में खरीदना, इनसे पहले किसी ने सोचा नहीं था। इसी प्रकार एक अगर मैं गोरेगांव की बात करूं, गोरेगांव में ओबेरॉय ने जो बंगलोज बनाए हैं उस लोकेशन पे, यूनिक 4 या 5 बंगलोज हैं, ये हर जगह पर एक डेवलपर के विजन के हिसाब से ट्रॉफी प्रॉपर्टी हर जगह तैयार की जा सकती है। बस ये है कि एक विजनरी डेवलपर चाहिए। मार्केट हमेशा एग्जिस्ट करती है उस राइट प्राइस पे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जो डोंबिवली में ट्रॉफी प्रॉपर्टी खरीदिएगा उसका प्राइस आप वर्ली से कंपेयर करोगे, आप डोंबिवली लोकेशन के हिसाब से डोंबिवली की ट्रॉफी प्रॉपर्टी आप आंकोगे। तो इस प्रकार ट्रॉफी प्रॉपर्टीज आपको हर जगह मिलेंगी। बस ये कि कहीं ना कहीं विजन चाहिए और उस विजन को रियलिटी में कन्वर्ट करने वाले डेवलपर्स चाहिए, निरंजन जी जैसे। राइट, चलिए, तो ये ट्रेंड चलता रहेगा। अब हम कंक्लूजन की तरफ आ गए, तो एक एक करके आप तीनों के कंक्लूडिंग रिमार्क्स में ले लेता हूं। तो एक डील देख ली अनुज सर, हमने बात कर ली उसके ऊपर, उसके इर्द गिर्द की चीज़ें समझ ली, जान ली कैसे ये पूरा फिनोमेना है, चाहे ट्रॉफी प्रॉपर्टी है, चाहे इतना बड़ा रेट जो हमने सुन लिया। लेकिन ओवरऑल हमारा जो रियल स्टेट है जो इस वक्त खड़ा हुआ है और उसमें जिस तरह के बैलेंस की दरकार है, क्योंकि हाउसिंग एक ऐसी नीड है, कमाल का देश है हिंदुस्तान, जहां पर हम इतनी बड़ी डील्स देखते हुए भी देखते हैं तो
तो दूसरी तरफ हमारे पास हाउसिंग शॉर्टेज भी है। हमारा एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है उनके लिए अलग से योजनाएं चला रही हैं सरकार कि उनको किसी तरह घर मिले। वो बैलेंस की तरफ हम कितना बढ़ रहे हैं? तो वो बैलेंस जो है वो थोड़ा इम्बैलेंस ही होता जा रहा है विपिन, क्योंकि जो अफोर्डेबल हाउसिंग की डेफिनेशन है वो डेफिनेशन को रीलुक नहीं किया गया पिछले 6-7 साल के अंदर। वो जो डेफिनेशन थी एरिया के हिसाब से डिफाइन किया गया था, वो 2000 मेरे ख्याल 16 या 17 में डिफाइन किया था। आज 2025 हो गया, कोविड बीच में आया, लोग बड़ा अपार्टमेंट लेना चाहते हैं, थोड़ा महंगा लेना चाहते हैं, खुली जगह में लेना चाहते हैं। तो वो जो डेफिनेशन है वो आज भी अफोर्डेबल हाउसिंग की हम 2016 के हिसाब से चल रहे हैं, जबकि 2025 में हम आ गए हैं। अगर वो डेफिनेशन को आप रीलुक करते हो और इन्फ्लेशन के हिसाब से और जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसकी प्राइसिंग को एडजस्ट करते हो और एरिया को एडजस्ट करते हो, तो मैं मानूंगा कि ये मार्केट बिल्कुल रिदम में चल रहा है। बट क्योंकि एक डेफिनेशन को आपने रोक दिया 2016 के हिसाब से और मार्केट बढ़ गया 2025 के अंदर, तो बड़ा डिस्टॉर्टेड मार्केट दिखता है, जिसमें दिखता है कि अफोर्डेबल हाउसिंग तो स्लो हो रही है बट लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी ये बहुत तेज चल रहा है। सो मैं तो एक ही गुजारिश करूंगा गवर्नमेंट से कि इसकी जो अफोर्डेबल हाउसिंग की डेफिनेशन को है इसको रीलुक किया जाए, ताकि ये जो डेफिनेशन है ये मार्केट को हिसाब पे रखते हुए, इन्फ्लेशन को हिसाब में रखते हुए इसको रीडिफाइन किया जाए, ताकि आपको ठीक एनालिसिस मिले, रादर देन आज की डेट का एनालिसिस जो दिखाता है कि अफोर्डेबल हाउसिंग जो है वो श्रिंक हो रहा है कंपेयर टू लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरी। जी ठीक है, निरंजन सर आपके व्यूज? सरकार नहीं चाहते कि प्राइवेट डेवलपर्स अफोर्डेबल हाउसिंग बनाए। उनकी पॉलिसीज ऐसे बनाई हुई है, जो रेडी रेक्टर रेट है, जो टैक्सेस है, स्टैम्प ड्यूटी है, एडिशनल एफएसआई की रेट है। हम जो मकान बॉम्बे में बेच रहे हैं उसका लगभग 50% जो कॉस्ट है, वो भाव जो हम बेच रहे हैं वो 50% अंदाज एवरेज प्राइस में हम सरकार को टैक्सेस में दे रहे हैं, या डेवलपमेंट चार्जेस में दे रहे हैं, या स्टैम्प ड्यूटी में दे रहे हैं, या जीएसटी में दे रहे हैं। तो इसलिए वो जो अफोर्डेबल हाउसिंग क्षेत्र में है वो सरकार को ज्यादा बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो सब टैक्सेस में ले रहे हैं, और वो जितने भी टैक्सेस आ रहे हैं वो हाई इनकम और वो हाउसिंग में आ रहे हैं। इसलिए अभी महाराष्ट्र सरकार ने 70,000 करोड़ की बजट की है कि उनको अफोर्डेबल हाउसिंग क्षेत्र में ये 5 साल में काम करें, और रीडेवलपमेंट जो प्राइवेट सेक्टर में है वो हम ज्यादा भाव में फ्लैट बेच के उसको क्रॉस सब्सिडाइज करें। तो मेरे अंदाज से सरकार की जो अभी पॉलिसीज है उसमें प्राइवेट सेक्टर को मुंबई जैसे शहर में अफोर्डेबल हाउसिंग बना ही नहीं सकते, क्योंकि उनकी पॉलिसीज ऐसे हैं। और दूसरी बात रही कि जरूर जो डिमांड है हाउसिंग की ओवरऑल कंट्री की, देश की, वो इस साल भी लगभग 15% लास्ट ईयर से ग्रो होने वाली है। लेकिन हमारे भय यही है कि अफोर्डेबल क्षेत्र उस हिसाब से ग्रो नहीं हो रही है, और बाकी की जो मिड हाउसिंग है और हाई इनकम हाउसिंग है और ट्रॉफी हाउसिंग है वो ज्यादा बढ़ रही है। गुलाम साहब आपके व्यूज? बदकिस्मती से जो बैलेंस है वो बहुत ही ख़राब हो चुका है, जैसा बाकी दो पैनलिस्ट ने भी बताया कि अपर एंड ऑफ हाउसिंग, लग्जरी हाउसिंग, सुपर रिच हाउसिंग पर फोकस इतना ज़्यादा आ गया है पिछले 4-5 सालों में। और वो तो इकोनॉमी है, चूँकि वहाँ पर माल तेज़ी से बिकता है, बेहतरीन प्रॉफिट मार्जिन्स हैं, तो इट्स कॉमर्स के सारे डेवलपर्स यहाँ आ चुके हैं। तो वो जो अफोर्डेबल हाउसिंग का सेगमेंट है वो तकरीबन खाली हो चुका है, वहाँ पर कोई ज़्यादा स्टेक होल्डर्स बचे नहीं हैं। या तो गवर्नमेंट की एजेंसीज़ उस पर ध्यान दे रही हैं, या कुछ छोटे मोटे डेवलपर्स जो किसी कारणवश वहाँ अटके हुए वहीं वो रह गए हैं। तो मेरे लिए बहुत ही चिंता का विषय है कि चाहे जो भी कारण हो, गवर्नमेंट की तरफ से डेफिनेशन को दोबारा चेंज करने का मसला हो, फंडिंग का इम्प्रूवमेंट का मसला हो, लैंड अवेलेबिलिटी का मसला हो, ये सारी चीज़ें सामने बिल्कुल हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ इट ये चीज़ बिल्कुल साबित है, साफ है कि मिड टू लोअर एंड हाउसिंग का कोई माई बाप नहीं है। सुपर एंड हाउसिंग में हर कोई दाखिल हो चुका है, अपने अपने प्रॉफिट्स बना रहे हैं। जब मार्केट तब्दील होगी
तब ये जो हालात पैदा होंगे उनको सोच के मैं थोड़ा सा चिंतित हूँ कि जब प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 का जो इफ़ेक्ट के जो असरात मार्केट में दिखाई देंगे, तब ख़रीदार होंगे, मकान नहीं होंगे, और वो चीज़ आज से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि डेवलपर्स लॉबी को भी इस पर सीरियसली गौर करना है कि अफोर्डेबल हाउसिंग में दोबारा जाने के प्लान्स को कैसे क्विकली रियलाइज़ किया जाए, वरना एक समय आएगा जब सुपर एंड हायर एंड लग्जरी की जो सेल्स हैं वो ठंडे पड़ जाएंगे और डेवलपर्स में फिर दोबारा एक डिस्ट्रेस वाली सिचुएशन है दोबारा पैदा हो सकती है, क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग का बैलेंस आज कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। तो आगे चल के उस बैलेंस को दोबारा मकाम पर लाना, साबित करना अपने आप में बहुत महत्व लेता चला जा रहा है। तो इस कार्यक्रम की जब शुरुआत की थी हमने, तो हम सब के चेहरे खिले हुए थे और बहुत हर्षोल्लास था, हमारी आवाज़ में आँख चमक रही थी, लेकिन जब अंत कर रहे हैं तो चेहरे गंभीर हो गए हैं। और यही वो कंट्रास्ट है जो हमें देखना भी पड़ेगा, रियलाइज़ भी करना पड़ेगा। भारत जैसा बड़ा मुल्क है, बड़ा देश है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है, और हर इकोनॉमिक सेक्शन के बड़े बड़े डिवाइड हैं यहाँ पर, तो सबका ध्यान रखना है। अच्छी बात है, बड़े लैंड डील्स हो रहे हैं या बड़े डील्स हो रहे हैं जिनकी आज हमने चर्चा की, इतनी प्रॉपर्टीज़ बिक रही हैं करोड़ों रुपए में, 3 लाख रुपए पर स्क्वायर फीट तक के भाव चले गए देश के अंदर। तो एक पिक्चर ये है जो दिखाता है हमारी आर्थिक ताकत को, लेकिन दूसरी पिक्चर भी हमें नहीं भूलनी है, जिसकी बात अभी हमने भले कार्यक्रम के अंत में की क्योंकि आज विषय दूसरा था, लेकिन जहन में सबके है, सब गंभीर भी है उसे लेकर के। एक बहुत बड़ा हिस्सा है इकोनॉमी का भी, और आप उसे जनता का भी माने, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, जो कि लोअर या मिडिल लोअर हाउसिंग है, और उसमें मकानों की बहुत ज़रूरत है। वो बेसिक नीड है। अब डेवलपर, सरकार, तमाम एजेंसियां मिलकर उस नीड को कितना ध्यान देती हैं, कैसे उसे मुमकिन बनाती हैं, क्योंकि थोड़ा सा विषय जिसमें ज़मीन और तमाम चीज़ें मिल जाती हैं तो थोड़ा क्रिटिकल होता है मामला, लेकिन उसे एड्रेस करना तो बहुत ज़रूरी है। अच्छा लगेगा, ऐसी डील्स होती रहेंगी बड़ी बड़ी, हम उनकी बातें करेंगे, लेकिन बहुत बड़ा हिस्सा देश का ऐसा है जिन्हें बेसिक घर चाहिए, और उस पर भी हमें ध्यान देना होगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि सारी बातें की, ये बड़ी ज़रूरी है। हमने वो बात भी की जिसे आज करना चाहिए था, और वो बात भी की जो हम लगातार करते आ रहे हैं और जिसका करना ज़रूरी है, और आपने पुरजोर तरीके से अपने अपने व्यू पॉइंट्स रखे। थैंक यू वेरी मच all of you to joining this program. Namaskar.